ठीक है। हाँ। हाँ। तो अब अपन चल रहे हैं, जो आपको लिखना है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। आप हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखो, कुछ भी हो तो वही है। ठीक है, जो आएगा। यूकैरियोटिक सेल कैसा, बिल्कुल। हम्म, ठीक है। हाँ। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में सिंपल है। और यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा पोर्शन अलग है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स को अपन डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। एक तो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, दो अलग अलग मैनर में इसको डिवाइड कर लूं यूकैरियोटिक सेल्स में। एक हो गया परिधीय भाग, पेरिफेरल पार्ट, परिधीय भाग, राइट। और दूसरा होगा केंद्रीय, केंद्रीय भाग, मतलब पेरिफेरल और सेंट्रल पार्ट। दोनों हिंदी हिंदी भी लिख दे रहा हूं, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं। ठीक है। परिधि भाग में दो चीजें आती हैं। परिधि भाग में अपन दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पहला नंबर, यदि सेल वॉल है तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और जैसे मैंने बोला था, मैं बोल दूंगा, ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मैं लिखूं, हिंदी में बोलूं। इंग्लिश में बोलूंगा और हिंदी में लिखूंगा, है ना। इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा। तो जो भी आपको एडॉप्ट करना है वैसे आप कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है। तो दो चीजें अपनी आ गई इसी में, दो पार्ट अपन लेकर के चल रहे हैं भाई। तो पहले नंबर पे दो पार्ट भराएंगे, एक कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है। अब इसमें केंद्रीय भाग। अब केंद्रीय भाग में क्या क्या आ जाता है, वो अपन पूरा बना लेते हैं। ठीक है। तो केंद्रीय भाग में क्या आएगा वो देख लेते हैं। पहले नंबर पर एक सेल वॉल ले लो। ठीक है। सेल वॉल यानी प्लांट सेल ले लेते हैं। प्लांट सेल्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये होगी प्लांट सेल। ठीक है। अब प्लांट सेल में कितना लिख लिया, कितना लिखा? यस। ठीक है। ओके, इतना लिख लिया है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। नहीं भी लिखा होगा तो पहले अपन, मैं समझा दिया करूंगा, बाद में लिख लिया करेंगे। पहले नंबर पे देख लो, तो पहले नंबर पे सारी चीजें समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख लेना। ठीक है। तो अब अपने इधर वाला पोर्शन जिससे मैं बड़ा करके बता दूंगा, थोड़ा सही रहेगा। कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के बाद हमारा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड जो पार्ट आएगा वो कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। इसके बाद प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है भाई, है ना, ध्यान रखना। और इसमें प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के साथ साथ अपन ले ले रहे हैं, इसमें प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियोलस। राइट। इसमें कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा? एक ही कर दें, एक कर दें। तो हमारा कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो पहला नंबर है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और इसके बाद पहला नंबर क्रोमोसोम, दूसरा नंबर क्रोमोसोम, तीसरा नंबर क्रोमोसोम, फोर्थ नंबर, 46 नंबर क्रोमोसोम। तो अभी लोधी सर पता नहीं कैसा क्रोमोसोम बना रहे हैं, बोल रहे ये क्रोमोसोम, बोले हमने जिंदगी में तो ऐसा क्रोमोसोम देखा नहीं। ये पहला नंबर क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा नंबर क्रोमोसोम, ये हो गया तीसरा नंबर क्रोमोसोम। राइट। ऐसे 46 प्रेजेंट होते हैं। तो ये खुले हुए क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट। पहले आप लोग ने जो बनाया है, इस टाइप का जो पढ़ा है, वो एकदम अलग होता है। और जो मैं बना रहा हूं वो अलग चीज होती है। तो अपन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है। फिर इसके बाद इसमें
और स्ट्रक्चर जो आ जाएगा उसको बना लेते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, जो भी आप मार्क करना चाहें, उससे लाइसोसोम, और साथ ही साथ प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल या रिक्तिका, है ना। रिक्तिका के अलावा क्या प्रेजेंट हो सकता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये सब चीज। और क्या प्रेजेंट हो सकता है, राइबोसोम, ये प्रेजेंट होता है। तो केंद्रीय भाग जो है, आप ध्यान दो बहुत अच्छे तरीके से, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, राइट, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो मिलता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, मतलब कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है, दोनों, और दोनों को मिला दिया जाए, भाई दोनों को मिला देते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं जीव द्रव्य, दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है जीव द्रव्य, मतलब प्रोटोप्लाज्म, इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इतना तो प्रोटोप्लाज्म। अब एक बहुत अच्छी बात जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है, ठीक है, और पहले जब दो चैप्टर अलग अलग थे, फिजियोलॉजी में दो चैप्टर उन्होंने अलग कर दिए, उसमें था ये सब वर्डिंग, अब तो अलग ही कर दिए तो ठीक है, चलता है। इसके बाद जो आ जाएगा इसमें एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी मैं इंक्लूड कर दूं, राइट, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सहित यदि इसको मैं ले लूं, तो ये जो संरचना कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित, यदि इस पार्ट को ले लिया जाए, ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसको बना लेते हैं, है ना, ये प्लस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित आएगा तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो भाई प्रोटोप्लास्ट को प्रोटोप्लास्ट ही लिखते हैं, हिंदी में इसका कुछ हिंदी नहीं है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य जो बाहर है, जो केंद्रक के अंदर है वो केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर मिलने वाली द्रव्य को केंद्रक द्रव्य, बाहर मिलने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक के, मतलब केंद्रक झिल्ली तक के बीच का जितना द्रव्य होता है, ये जिसमें कोशिकांग उपस्थित है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिला लें तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। कभी कभी टीचर को अंतर ही नहीं मालूम होता कि व्हाट, यानी दोनों में प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यदि बाई चांस अपन बोले, देखो यदि एक हम बोलते हैं सेल वॉल को हटा दें तो अंदर का पूरा भाग क्या होगा, क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को अगर छोड़े और सब अंदर का पूरा पार्ट हमने ले लिया तो वो क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट। लेकिन लिक्विड लिक्विड भर ले रहे हैं तो क्या जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियस के वाले पार्ट को छोड़ दे अपन तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस वाले पार्ट का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। ये सब चीजें हो गई, इतना समझ में आया, यस सर। इतना, ठीक है, ओके। अब इसी के नीचे इतना तो पार्ट अपना हो गया, हम हमको लेकर के चलना है, ये सारी चीजें अब मैं तुम लोग को ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि हमको ऐसा लिखना है ना, ये हमने लिख लिया इसको, एक मिनट में समझ, ठीक है। इसमें यूकेरियोटिक सेल, एक है परिधि भाग, एक है केंद्रीय भाग, परिधि भाग में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य झिल्ली, और ये केंद्रीय भाग का इतना आ गया। अब केंद्रीय भाग में अब आगे लेकर के चलते हैं, केंद्रीय भाग में जो एक पोर्शन आएगा वो है प्रोटोप्लाज्म। अब आप लोग के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, प्रोटोप्लाज्म वैसे हमारे कोर्स में है नहीं, है ना, लेकिन पहले के जो क्वेश्चन आए हैं और कुछ हमको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य,
जीव द्रव्य, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता था कि पहले नंबर इसको शब्द किसने दिया, तो वो मुझे याद रहने दो, तुम लोग रहने दो। और एक साइंटिस्ट उन्होंने ये शब्द दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज जरूर लिखनी है बस, हक्सले। हक्सले, HUXLEY, हक्सले। हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में लिख लो भाई, अक्सले, ऐसा अ आधा का सले, राइट, हक्सले ऐसा लिखा जाता है। तो हक्सले जो थे, हक्सले ने कहा था बहुत अच्छा स्टेटमेंट, जीवद्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है। जीवद्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है, राइट। जीवद्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है। प्रोटोप्लांट के बारे में आज के डेट में इतना ही पढ़ लो, बस और कुछ नहीं। हाँ, मसल सेल्स में इसको बोलते हैं, यदि मसल सेल्स में और पॉइंट अपन को लिखना है, मसल्स में, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में इसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, राइट। यही चीज आप लोग 11th में ही मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ोगे, तो वहां सार्कोप्लान आ गया, उसी में समझ नहीं आ रही है क्या सार्कोप्लान, कुछ नहीं है भैया, बस वही है प्रोटोप्लान को ही सार्कोप्लान, क्योंकि मसल्स के लिए सार्को वर्ड यूज कर देते हैं। मसल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाता है, सार्को। तो मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या कहते हैं, सार्कोसोम। वहां के अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब वर्डिंग आपको 11th में पढ़ने में आएंगी अभी, यानी यदि सही पढ़ाया जाएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसमें है, तुम लोग को है, और है ना। तो ध्यान, हक्सले ने कहा था जीवद्रव्य जीवन की भौतिक इकाई है, मसल्स में इसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। देखो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पहले बनता था कि जो हमारी आरबीसी होती है ना, हमारी आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होते, राइट, कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। अभी मैं हर बार लिखवाऊंगा जैसे जैसे चीज आती चली जाएंगी, कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। और ये तो डेवलपमेंट है, ये तो नेचर है, गजब। मतलब जो नेचर बनाने वाले, पृथ्वी बनाई, उसमें जीव बनाने वाले ने केवल एक गलती कर दी कि होमोसेपियंस बना दिया, ह्यूमन बना दिया, बस इतनी तक गलती है उसकी, इतना दे दिमाग दे दिया। हम हमारे साथ, और दिमाग भी दे दिए तो ठीक था, कुत्ते बिल्ली टाइप का होता तो नीट ईट की तैयारी नहीं करनी पड़ती, ना स्कूल जाना पड़ता, ना कुछ करते, भाव 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 करते ही हाँ बढ़िया, कुत्ते भी लाइफ गुजर जाती। लेकिन जो ह्यूमन इवोल्यूशन में एक बड़ी अच्छी चीज आई, बड़ी अच्छी क्या बेकार चीज आई, हमने सोचना स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, है ना। कभी कुत्ते को सोचते हुए देखा है, सोच रहे बैठ करके, अरे वाह 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 उस समय क्या हड्डी खाई थी क्या, ऐसा नहीं। अपन प्लानिंग करते हैं, अपन सोचते हैं नीट देना है हमको, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। वही सबसे बड़ी समस्या इस दिमाग की हो गई, इस वजह से पूरी नेचर में बैंड बजा के रखी है। मतलब ये आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, एवोल्यूशन के साथ ही बताऊंगा कि एक्चुअली हम कितने बड़े, मतलब पृथ्वी में जो होमोसेपियंस है ना, ह्यूमन का बॉटनिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है हम सबसे बड़े कहना चाहिए ना इसके, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयर है, नष्ट करने वाले अभी तक के सबसे बड़े। ठीक है, चलो। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता था जो मैं बता रहा था, उसको ध्यान रखना, देखो। और बड़ा साइंटिफिक है, उसका बड़ा साइंटिफिक मैनर में सभी चीजें पूछी जाती है। साइंस है तो साइंस तो साइंटिफिक ही है। तो हमारी आरबीसी जो होती है ना, हमारी जो आरबीसी है, ये इस टाइप की होती है, बाई कॉनकेव, राइट, गोल है, गोल होती है, ध्यान रखना, गोल। और जिसको अपन बोले डोनट है जैसा, लेकिन डोनट बोला पार्ट में एक और एक पार्ट आता है बीच से, ये थोड़ा सा पतली होती है, आजू बाजू मोटी होती है, ऐसी मोटी मिलेगी, बीच में पतली, इस टाइप से मिलेगी, है ना। ये आरबीसी होती है हमारी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता तो बीच से फूली नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है उभय अवतल। उभय अवतल होती है, यानी उभय अवतल होती है, पूरा गोल पार्ट ये ऐसा मान लो, ये उभय अवतल होता है। आधा बिस्किट का पार्ट मैंने तोड़ दिया, आधा ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब सोचो नेचर ने, जो प्रकृति थी, उसने इसमें कोई कोशिकांग क्यों नहीं दी। देखो, कोई कोशिकांग देते, आरबीसी का सबसे मुख्य कार्य होता है O2 ले जाना, इधर से
इधर से हमने ऑक्सीजन ली, लंग्स का, और लंग्स यहाँ से स्टार्ट होता है, समझ में आएगा? मुझे बोले यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, इस जगह पे क्लेविसेप्स जो है, क्लेविकल बोन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा लंग्स वाला पार्ट, है ना? ऐसा लंग्स यहाँ मिलता है। यहाँ से कहाँ आ गया? ब्लड में, और ब्लड फिर कहाँ जाएगा? यहाँ 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 यहाँ, और इस जगह इतने में जाकर के O2 पहुंचाएगा, है ना? O2 पहुंचाना चाहिए। अब आरबीसी में कोशिकांग होते तो वो O2 को यूज कर लेते, माइटोकॉन्ड्रिया होता तो खुद ही यूज कर लेता, यहां तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं। देखो नेचर का क्या सिलेक्शन, जबरदस्त। तो उसने बोला आरबीसी तुम्हें कोई कोशिकांग हम देंगे नहीं, खत्म खेल, तुम्हारा काम है बस O2 लेना, उसको पहुंचाना, CO2 लेना, यहाँ ले आना। इसलिए आरबीसी एक डेफिनेट टाइम के बाद डिस्ट्रॉयड हो जाती है, हमारी बॉडी में लगातार बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो परसिस्ट नहीं कर पाता, कभी ये सेल नहीं नष्ट होगी ना, ये सेल बाहर की जो सेल है, ये नहीं डिस्ट्रॉय 45 दिन बाद, इतने दिन बाद नहीं होगी, ये ऐसी कैसी बनी हुई है आपकी, ठीक है? ये पता नहीं कितने सालों से हो सकती है, सर्वाइव कर जाए, उसकी जगह पे नहीं आ जाए, लेकिन बहुत, लेकिन आरबीसी नहीं होती। आरबीसी में कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ईआर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, समझ गए? बहुत अच्छे ध्यान रखना। तो इसी तरह से प्लांट में तुम लोग ने सोच सकता पढ़ा हो, तुम लोग अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, मान लो। एक होता है उसमें चालनी नलिका, यदि शब्द सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो ठीक है, फ्लोयम का पार्ट है। देखो इतना तो तुमको मालूम है कि जाइलम जो होता है वो जल को लेकर के जाता है नीचे से ऊपर, है ना? पानी का जो स्थानांतरण होता है वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में, नीचे से ऊपर, ठीक है? पानी कभी ऊपर से नीचे नहीं आता है कि बोले प्लांट बोले जब बरसात हो रही है हम ही कैच कर देते तुम्हें नीचे भेज देते, ऐसा कभी नहीं होता। जड़ से अवशोषित होकर पानी ऊपर चढ़ता है एक दिशा, लेकिन खाना जो पत्तियां बनाती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। खाना को ले जाने वाली, फूड को ले जाने वाली होती चालनी नलिका, सीव ट्यूब इसको बोलते हैं। और अच्छी बात इसलिए भी बता दें, सीव ट्यूब में भी कोई कोशिकांग नहीं होती। अब ये भी देखो कितना बढ़िया पार्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी कोशिकांग लेते, लीफ ने बनाया खाना, पत्ती ने बनाया खाना, और उसको कहां पहुंचाना है? जड़ तक। और यदि उन कोशिकाओं से होके जाता जिनमें जीवन है ना, या जिनमें कोशिकांग है, तो वही सब यूज कर लेते नीचे, और तो जड़ भूखी प्यासी रह जाती, है ना? इसलिए उसमें भी कोई कोशिकांग नहीं होते। कई बार ये क्वेश्चन पहले था, एनसीईआरटी में दिया था पहले, यानी जब वो पोर्शन नहीं हटा था, कि जब इनमें कोई कोशिकांग नहीं होते तो इन्हें जीवित कोशिका क्यों कहा जाता है? जैसे आरबीसी को या चालनी नलिका में कोई कोशिकांग नहीं होते तो उनको जीवित कोशिका क्यों कहते हैं? ठीक है, कभी किसी से पूछ के देखना, बस अपने स्कूल में मैडम से बिल्कुल मत पूछना, ठीक है? कोई भी नॉलेज लेकर के यहाँ से वहां कहीं आग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आपस में पूछ लेना। तो यानी कि यदि आरबीसी और चालनी नलिका में कोई भी कोशिकांग नहीं तो उनको जीवित क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है, और प्रोटोप्लास्ट को ही जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है। ये उसका आंसर है, ये मैंने आपको आंसर लिख पाया, ठीक है? इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आरबीसी में कोई कोशिकांग नहीं है, केंद्रक ही नहीं है भैया, केंद्रक ही नहीं है, चालनी नलिका में केंद्रक नहीं, फिर भी जीवित क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में जीवन की भौतिक इकाई होती है, ठीक है, ये ध्यान। और मसल्स में इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और मैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में थ्योरीज वगैरह मानी नहीं है तो अपन को बताने की जरूरत नहीं है। कॉम्पोजिशन, हाँ, यदि कॉम्पोजिशन के बारे में हम लिखे कि इसमें सिंपल एक पार्ट में कि इसमें वाटर अमाउंट कितना होता है, ठीक है? पानी की मात्रा लगभग 70 to 85%, है ना? मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ 70 to 85%, कौन बता के गया? ठीक है, तो माधुरी दीक्षित का एक एड आता है कभी कभी, आप देखें, प्यूरीफायर में, और वो हिल हिल के बताती कि भैया कि हमारी बॉडी में 75% पानी होता है। सिंपल ध्यान रखिए, हमारी बॉडी में 70 to 85% वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो मैं स्टूडेंट बोलते हैं, जब मैंने बोला कि कौन बताया, तो बोलते हैं माधुरी दीक्षित ने बताया, लेकिन ये लिख के मत आ जाना कि ऐसी मजाक में कही जाती बातें, ठीक है? तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, हाँ। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? कोशिकांग एक बड़ा अच्छा पार्ट इसी के बाद है, ठीक है? नेक्स्ट एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा गले में खराश है, ठीक है? देखो
यदि समझना है तो ठीक है, या इसमें कोशिकांग तो दिया, अपन कोशिकांग भी लेकर के चलते हैं, ठीक ठीक है, सीधा सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, कोशिकांग जितने भी होते हैं तो हो गए सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कोशिकांग, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है भाई अभी, है ना, तो ये सब चीजें आपको याद करना है। और जिस समय एमपीपीएमटी था, तो एमपीपीएमटी में तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते थे, अब बड़े घटिया क्वेश्चन, इनको घटिया क्वेश्चन बोलते हैं, जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ घटिया क्वेश्चन की तैयारी कर लें भाई, ठीक है, और उसको अपन को याद भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। पहला नंबर है सिंगल मेम्ब्रेनस, तो पहला नंबर है मेम्ब्रेनलेस, सॉरी, जिसको कहा जाता है झिल्ली रहित कोशिका, झिल्ली रहित, झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिका। दूसरा सिंगल मेम्ब्रेनस, एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त। और डबल मेम्ब्रेनस, द्विझिल्ली युक्त हो सकता है, राइट, डबल मेम्ब्रेनस। अब आप लोग द्विझिल्ली, है ना। चलो अब आप लोग को थोड़ा बहुत बताना है, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं, चलो बताओ यदि कुछ याद है तो। किसी को मालूम है झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं? ये वाला चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना? ये चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है? देवकी, देवकी है कि नहीं है? हाँ देवकी है। यस दामिनी अभी हो गया है। हो गया है? अरे तो फिर बताओ भाई, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं? यही तो क्वेश्चन है, बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यही तो क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा झिल्ली रहित कोशिकांग बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के मालूम है कि डबल मेम्ब्रेनस वाले, सिंगल मेम्ब्रेनस वाले इनको याद है, झिल्ली रहित जो है नॉर्मली नहीं मालूम होता। तो झिल्ली रहित कोशिकांग मैं तुम लोग को बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। अब देखो ये सब चीजें नहीं पढ़ी है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, वही एनसीईआरटी है, उसी एनसीईआरटी से ही नीट बनने वाली, ठीक है। हाँ, तो ये अपना झिल्ली रहित कोशिकांग में पहला नंबर है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम पहला नंबर कोशिकांग है, जिसको अपन बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को आप लोग हिंदी में राइबोसोम भी लिख सकते हो, राइट, पहला नंबर है राइबोसोम। दूसरा है कारक काय, सेंट्रोसोम, या उसको अपन सेंट्रियोल भी बोलते हैं कई बार, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, कारक काय, कारक केंद्र आप लोग को मिल जाएगा। क्या है, थोड़ा सा बाहर अभी जाना हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा हमने कार चलाई, हमारी कार की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है, उसमें बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको हो जाती है। अब तुम लोग को क्या समझाएं, सेडान कार एक कहलाती है, जिसमें धस के बैठना पड़ता है, वैसी कार एक होती है एसयूवी टाइप, उसमें ऊपर बैठना पड़ता है। अब मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है जब मैं ऐसे धस के बैठता हूँ, तो बैक प्रॉब्लम आ जाती है। कल तो मैंने पूरे दिन क्लास कार चलाई है, तो इस वजह से आज एनसीईआरटी लाना था, ला ही नहीं पाए। फिर भी पुराने में दिखा देते हैं, ये है तारक काय, तारक केंद्र, ये लिखा हुआ आपका, ठीक है, ये वाला उसी में, ये है तारक काय, तारक केंद्र, ये मुझे लाना है एनसीईआरटी, है ना, मिल गया तारक काय तारक केंद्र, उसी इसी में है, आपके एनसीईआरटी में ये दोनों तारक काय और तारक केंद्र, ये झिल्ली रहित होते हैं। तो ये हो गया राइबोसोम है, मेम्ब्रेनलेस, तारक काय तारक केंद्र है, और एक होता है केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस, ये क्या होता है, झिल्ली रहित। अब ये याद करने हैं भाई, आप पुराने क्वेश्चन एमपीपीएमटी के आप करोगे, ये मिल जाएगा, निम्न में से कौन सा यानी वो होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता था झिल्ली रहित कोशिकाएं कौन से हैं, पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा नंबर लाइसोसोम, लयन का है लाइसोसोम, वो झिल्ली रहे, झिल्ली सहित होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, फिर सेंट्रोसोम, राइबोसोम, पहला नंबर दे दिया राइबोसोम, दूसरा नंबर दे दिया लाइसोसोम लयन का, फिर दे दिया सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम मतलब तारक काय, सेंट्रोसोम राइट, तारक काय। चौथा ऑप्शन दिया राइबोसोम एवं सेंट्रोसोम। तो कभी भी पहले ही ऑप्शन पढ़ करके मार्क करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखो चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए,
पता चला कि पहला भर दिया हुआ, लास्ट में दो तीन दिए हुए इकट्ठे, तो वो ज्यादा अच्छा आंसर होता है। अब राइबोसोम और सेंट्रोसोम दोनों दिए थे, वे पहले ऑप्शन में था, तीसरे ऑप्शन में था, लेकिन चौथा ऑप्शन में दोनों थे, इसलिए आपको क्या मार्क करना पड़ेगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन, राइबोसोम और सेंट्रोसोम वाले। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, जिसमें अपन ने एकल झिल्ली युक्त लिख लेते हैं भाई। अब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतः प्रद्रव्य जालिका। एंडो, हिंदी तुम लोग भी लिखते जाओ, है ना, हिंदी भाई तुम लोग कवर करो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, अंतः प्रद्रव्य जालिका। फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, ये लिखा है। सब हिंदी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, पूरा एनसीईआरटी को पलटाते हैं, बार 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 पलटाओ, बिल्कुल दिमाग में छाप लो एनसीईआरटी। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता। 101% सिलेक्शन तो हो ही होगा, राइट। ये है अंतः झिल्ली तंत्र में अंतः प्रद्रव्य जालिका, ये मिल गया। इसी का पेज पलटाओगे तो तुम्हारा ये मिल गया गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण दिया हुआ है ना। और इसी के बाद ये बना लाइसोसोम या लयनकार, है ना, हिंदी उसकी लिखी लयनकार या लाइसोसोम। तो ये हो गया लाइसोसोम। अरे तुम लोग ने ध्यान नहीं दिलाया, आज हमने नया एक स्लाइड बना दिया। चलो ठीक है, नहीं तो अपना तो वो चल रहा था पहले। लाइसोसोम, एक मिनट थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर दो। LYSOSOME, लाइसोसोम। ये तीनों चीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी एपरेटस बनाएगा, गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम बनाता है, ऐसे बनाते हैं। ये तीनों सिंगल मेम्ब्रेनस है। अब इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेनस कौन है? वो है माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बॉडी मतलब काया, सूक्ष्म काय, हिंदी होगी हिंदी। सबसे लास्ट में 4 लाइन का दिया हुआ है सूक्ष्म काय, है ना, बिल्कुल लास्ट पलटाओगे तो आपको सूक्ष्म काय या माइक्रो बॉडीज आपको मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है सूक्ष्म काय। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से पेज नंबर बोलते जाऊंगा, एनसीईआरटी आप लोग के पास भी है, तो आप लोग फटाफट उसको देख भी लिया करो। हो गया सूक्ष्म काय। डबल मेम्ब्रेनस तो सबको मालूम होते हैं भाई, है ना, डबल मेम्ब्रेनस तो बहुत ईजी है, लेकिन डबल मेम्ब्रेनस 3 कोशिका। पहला नंबर है अपना केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक। दूसरा नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। और तीसरा नंबर है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। केंद्रक, केंद्रक, सूत्र कणिका और हरित लवक या प्लास्टिड, राइट। ये सब चीजों से ही क्वेश्चन अपने आराम से बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। माइक्रो बॉडीज के भी मैंने नाम नहीं बताया है, राइट, माइक्रो बॉडीज अपन बाद में लिख के चलेंगे। ठीक है, दो लिख ही डालो, क्योंकि अब लोधी सबसे पढ़ रहे हैं तो भैया कुछ तो इंटेलिजेंट बनो कम से कम, है ना। माइक्रो बॉडीज में दो नाम है, हालांकि एक बार आपको आएगा। एक है पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, ठीक है। और दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइसोम। केवल पराउंजीसोम हम पढ़ाएंगे, ग्लाइसोम हम नहीं पढ़ाएंगे। पराउंजीसोम आपको कहा, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आएगा। ग्लाइसोम आपको पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं आएगा, पराउंजीसोम आपको आएगा, है ना। पराउंजीसोम आपको मिलता है कहां पर? प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में आपको मिलता है, जिसमें आपका एक है प्रकाश श्वसन, एक चैप्टर है प्रकाश श्वसन, उसमें इसका नाम यूज होना चाहिए, है ना। तो आप अपन ध्यान रखेंगे वहां पर पराउंजीसोम और ग्लाइसोम। और हाँ, यहाँ भी है, इस जगह पर भी है, यदि आपको पढ़ना तो पढ़ो, हम बता दे रहे हैं कहाँ पे दिया है। वही किस जगह पर? अंतः झिल्ली तंत्र, अंतः झिल्ली तंत्र, ये ना, अंतः झिल्ली तंत्र ये मिल गया। अंतः झिल्ली तंत्र यदि पढ़ते हैं तो उसमें देखो लिखा है ना कि इस तंत्र के अंतर्गत, तीसरी चौथी नंबर लाइन से देखो, इस तंत्र के अंतर्गत अंतः प्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयन काय व वैक्यूल अंग आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व परागीसोम के
कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते। ठीक है, अतः इनको अंतर्झिल्ली तंत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि परागीतम भैया कहां से आ गया, ये माइक्रोबॉडीज होता है। ठीक है, तो ये अगर हम बोले कि अंतर्झिल्ली तंत्र में ये 3 कोशिकांग भर होते हैं, 3। परागजीव नहीं आता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, कोई नहीं आते, अंतर्झिल्ली तंत्र में केवल ये पार्ट आएगा। ठीक है, ओके। चल, तो अब हम लेकर के चल रहे हैं, इतना तो पोर्शन हो गया। अब हम पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ सेल वॉल के बारे में। अपन पहले नंबर, अब साइड हेडिंग या सेंटर हेडिंग अपन ले लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये हो गया कोशिका के बारे में नॉर्मल, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जा रहा है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति, देखो अब पहली बात होती है, यदि थोड़ी सी इंटेलिजेंसी है तो अपन बोले सेल वॉल, तो सेल वॉल यदि नहीं भी पढ़ा है तो पहले नंबर पर अपन को लिखना चाहिए, देखो इसमें खोजकर्ता कौन थे, सर्वप्रथम किसने देखा, ये तो आना नहीं है। ठीक है, ये नहीं आना है कि खोजकर्ता कौन थे, किसने इसको देखा था। हाँ, आज के डेट में इसकी उपस्थिति प्लांट सेल में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट सेल में इसकी उपस्थिति बताने वाले थे स्लीडन एंड स्वान में से कोई एक। ठीक है, पढ़ ले कौन सा होता है, तो आ जाओ जरा। ये सब चीजें क्वेश्चन पहले नहीं बनते थे, लेकिन आज के डेट में बन सकते हैं, घटिया टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कोश का सिद्धांत, ये है कोश का सिद्धांत। ठीक है, एक पन्ना निकाल लिया, कोश का सिद्धांत। ठीक है, तो अपन आगे चल रहे हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, इसको कोश का सिद्धांत मैंने शायद करवा दिया था, शायद करवा दिया है। ठीक है, नहीं तो मैं फिर से करवा दूंगा, सुनिए। 1838 में जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक स्लीडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली झिल्ली परत होती है, जिसे आजकल जीवद्रव झिल्ली कहा जाता है। तो सबसे पहले जीवद्रव झिल्ली, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, तो इसके अनुसार अब हमारा पढ़ने क्या बताया जाए, अब मैं उसका स्टैंडर्ड नहीं बता सकता कि इन्होंने कितना गिरा दिया है, इसको रटना पड़ेगा, नहीं तो पहले कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अब उनने दे दिए। ठीक है, कि जीवद्रव झिल्ली के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो स्वान ने बताया। ठीक है, साथ ही साथ इसी वैज्ञानिकों ने पादप में अध्ययन के पश्चात पाया कि पादपों में कोशिका भित्ति भी मिलती है। ठीक है, तो स्वान ने सर्वप्रथम पादप में कोशिका भित्ति के बारे में बताया, तो लिखना है अपन को स्वान। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट लिख लेते हैं अपन स्वान। ठीक है, स्वान आप लोग लिख लो, स्वान ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम पादपों में कोशिका भित्ति की उपस्थिति बताई। ठीक है, अब हो गया अपन और दूसरा लिखते हैं, ये एनसीईआरटी के हिसाब से, ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं लेकिन कोई मतलब के नहीं। ठीक है, देन इसके बाद दूसरा नंबर लिख लेते हैं, कौन सा, प्राप्ति। अब भाई सेल वॉल कहाँ कहाँ उपस्थित होती है। ठीक है, तो प्राप्ति बेस अपन देख लेते हैं कि किस जगह पर कैसी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो 5 किंगडम के हिसाब से अपन देख लेते हैं, 5 जगत जो पार्ट है उसके अनुसार देख लो। पहला है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंगस, फिर है प्लांटी, और फिर है इसको और बढ़ा करके एनामीलिया। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपन देख लेते हैं। पहला नंबर है कौन सा, मोनेरा, फिर कौन सा है, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, शैवाल, है ना, फिर प्लांटी, पादप जगत, फिर एनिमिलिया, जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत, अब बताते चले जाओ भाई। ठीक है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसमें क्या होता है, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट, प्लस टीएनटी मतलब प्रेजेंट,
प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट, कुछ में उपस्थित। फंगस में प्रेजेंट होती है भाई, प्लांटी में प्रेजेंट होती है भाई, एनिमल में नहीं होते हैं भाई। -CNT, उपस्थित अनुपस्थित तुम लोग को पूरा लिखना है। अब अपन थोड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, है ना। तो इसमें किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसमें तो कुछ में है, चलो अलग देखेंगे। फंगस में किसकी बनी होती है वो भी मालूम है, काइटिन की। प्लांट में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, राइट, सेल्यूलोज। उसमें तो होते नहीं, सिंपल। तो उपस्थिति के आधार पर देखें तो मोनरा में देखो 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 देखो, इसलिए यदि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब अपन पढ़ेंगे, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। टू किंगडम, द्विजगत वर्गीकरण, है ना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बताओ, किसने दिया था? लिनियस ने। किसने दिया था? लिनियस ने। चिल्ला के बोलो वहीं कि वहीं रूम में बैठे बैठे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनियस ने। किसने दिया? केरला ने। कैरोलस लिनियस, बिल्कुल ठीक, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस की बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। बोलो सिस्टेमा नेचुरी, पूरा मुंह बनाते हुए बढ़िया तरीके से करके, सिस्टेमा नेचुरी, है ना। कौन सा? सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस। हाँ, की बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और बिल्कुल बोलना है, जब मैं बोलूंगा बोलो, चाहे कुछ भी ना करो, बोलो जरूर, वहां चिल्ला के बोलो, सबको, मम्मी पापा को भी याद करा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप ध्यान रखना, कम से कम इतना तो याद हो जाए सबको। तो द्विजगत, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने, और उनकी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ये भी सब क्वेश्चन ही है। लिनियस की बुक का नाम, जिनमें उन्होंने द्विजगत के बारे में बताया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। कौन सी बुक थी? सिस्टेमा नेचुरी। और बोलना है बार बार, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलता रहूं, मुझे आता है। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, किसने लिखा? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ, अब उन्होंने क्या किया था कि टू किंगडम कौन से दिए? उन्होंने बोला एक, ठीक है, एक प्लांट और एक एनिमल, है ना, प्लांट और एनिमल। और प्लांट एनिमल को कैसे विभाजित किया था? उन्होंने बोला जिनमें वॉल होती है सब प्लांट है, और जिनमें नहीं होती वो सब एनिमल है, बस। फिर इसके बाद से थोड़ी कंट्रोवर्सी जन्मी, ठीक है, जो हम बाद में बताएंगे उसी में। और फिर वो 5 जगत बाद में आए, लेकिन उसमें सबसे पहले कौन से थे? टू किंगडम ही थे, ठीक है, दो, पादप और जंतु। तो पादप और जंतु में उन्होंने बोला जिसमें कि सेल वॉल होती है, तो ये सब, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट, सबको उठा के एक जगह रख दिया भाई साहब ने। और इनमें प्रोटिस्टा को भी सबको उठा के एक जगह रख दिया। बस एनिमल भर को अलग कर दिया, एनिमल भर को अलग कर दिया। और एनिमल में भी उन्होंने दो चीज को इकट्ठे रख दिया, एक प्रोटोजोआ और फिर पॉरीफेरा सीडेंटेटा, ये सब जो आ जाते हैं उसमें। तो प्रोटोजोआ के अलावा सब रख दिया, जैसे प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है, अमीबा। मतलब हमारे साथ प्रोटोजोआ का कंपेरिजन है ना, थोड़ा अलग टाइप का। प्रोटोजोआ कहाँ यार, और हम कहाँ, और एक ही जगत में हमको रख दिया उठा करके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी फिर। तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम जो आ गए। पहला नंबर, मोनरा तो प्रोकैरियोट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है 3 प्रॉब्लम आई थी, 3 प्रॉब्लम, और उसी के बाद से 3 जगत और जोड़ दिए। 3 प्रॉब्लम आई, 3 जगत और जोड़े, तो हो गए 5 किंगडम। 2 पहली से थी और 3 आ गए तो हो गए 5। समझ में गए? हाँ, तो हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऐसे जुड़े। वो 3 प्रॉब्लम क्या थी, सुन लो अच्छे से। पहला नंबर हमने बोला कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को आपने इकट्ठे रख दिया, है ना, क्योंकि उन्होंने प्लांटी में क्या क्या रखा था, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सबको इकट्ठे रख दिया था पूरे प्लांटी में। तो उन्होंने बोला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को आपको साथ में नहीं रखना है, पहले ये हो गया। फिर उन्होंने बोला आपने यूनिसेलर मल्टीसेलर सबको साथ में रख दिया। इसमें बहुत सारे एक कोष की है, कुछ बहु कोष की। इसमें भी एक कोष की थे, बहु कोष की। मैंने बोला ना, हमको कंपेयर कर दे अमीबा से, है ना, तो थोड़ा सही चीज नहीं है ना। इसलिए उन्होंने बोला अमीबा को तो अलग करो भैया, हमको बहु बहु कोष की में ले आओ, बहु कोष की करो। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला कि आपने प्लांटी में फंगस जो है ये विषम पोषी होते हैं।
और प्लांट जो है वो स्वयं पोषी होते हैं, तो इनको भी अलग करो आप। तो फिर एक फंगस किंगडम और बनाया गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। एक कोष्ठी को यहाँ रख दिया गया, फिर जितने भी थे एक कोष्ठी को यहाँ रख दिया गया, फंगल किंगडम अलग बन गया, और प्रोकैरियोट को ये अलग कर दिया गया। नहीं तो दो तो अलग थे, ये दो पहले थे। पहली प्रॉब्लम हुई प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग करो, तो अलग कर दिया। प्रोकैरियोट यहाँ आ गए, यूकैरियोट यहाँ आ गए। फिर बोले यूनिसेलर मल्टीसेलर, एक कोष्ठी बहु कोष्ठी को अलग करो, तो ये ओ एक कोष की हो गया, बहु कोष की वो हो गया। फिर बोले फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब स्वयंपोषी विषमपोषी को भी अलग करो, विषमपोषी स्वयंपोषी, ऐसे 5 किंगडम आपके जुड़ गए। ठीक है, हाँ। तो इसके अनुसार ये आपने बता दिया सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, ये लिख लिया मेरे ख्याल से। अब अपन आगे चलते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी, सेल वॉल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेते हैं, गुण कैसा होता है। ठीक है, तो अब आ जाएगा इसके बारे में, गुण लिख लेते हैं इसका। ठीक है, चलो। इसमें लिख लेंगे, ये है पादप कोशिका की सेल वॉल, ये है पादप कोशिका की आउटर मोस्ट, और बाहर बाहर रक्षात्मक आवरण होता है, बाहर रक्षात्मक आवरण है। ठीक है, यह पारगम्य झिल्ली है, यह एक पारगम्य झिल्ली, झिल्ली है या पारगम्य झिल्ली, ये संरचना आप लोग लिख लो, है ना, पारगम झिल्ली या संरचना है। देखो, एक तो पहली नंबर होता है ना, बड़ी अच्छा झिल्ली, आप झिल्ली कैसे बोल रहे हो, सेल वॉल, हम तो सोच रहे थे हमारे मकान की दीवार जैसा होगा, है ना, यही होता है सेल वॉल, बोलिए अरे दीवार ईंटा लगा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक लीफ लो, एक पालक की पत्ती लो, जैसे मसल दो, इतनी सारी दीवारें इकट्ठे गिर गई, समझ में आई बात, तो ये वॉल नहीं होती है। हम खुद वॉल सुनकर के तो हमारे कमरे की दीवार दिखाई देती है। तो प्लांट की जो वॉल होती है वो सेल वॉल, वॉल नहीं है, वो मेम्ब्रेन है, तो एक मेम्ब्रेन जैसी पार्ट होता है, बिल्कुल पत्ती झिल्ली जैसी संरचना होती है, दीवार खड़ी नहीं होती भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। और कैसी होती है, पारगम झिल्ली होती है, बहुत बड़ी बात आप ध्यान रखना। पारगम, पारगम कौन सा होता है, जिसमें से आप ध्यान रखो, अपने अपने कमरे को देखो, दीवार को मान लो सेल वॉल, उसके बाद पूरे कमरे में अंदर से एक पर्दा लगा दो, वो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव झिल्ली, वो हो गई जीव द्रव झिल्ली, पूरे कमरे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब आप अच्छे सुनना, जो सेल वॉल होती है उससे पानी मिनरल वगैरह सब अंदर आ सकते हैं, सब अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारी, जैसे हमारी होता ना, यानी पारगम है, पारगम है तो उसमें से सब चीजें अंदर आ जाएंगी दंदनाते हुए, तो फिर उसको आने से रोकता कौन है, रोकता है जीव द्रव झिल्ली। ध्यान रखना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पानी को अंदर नहीं आने देती। अपना ये जो पार्ट है, ये हाथ, एनिमल, हम तो एनिमल है, एनिमल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऐसा थोड़ा कि हाथ को अपने पानी में डाल दिया, गर्र से पानी अंदर और फिर लगे चूसने में, ऐसा तो नहीं होता ना, तो नहीं बात, तो ऐसे स्पंज टाइप थोड़े हो। हमारी जो झिल्ली होती है वो पानी को अंदर नहीं आने देती, समझ में आई बात, इसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पानी को अंदर आने से रोकती है, सेल वॉल नहीं। सेल वॉल के लिए तो सब आ जा सकते हैं भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल वॉल कैसी झिल्ली होती है, एक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, ध्यान रखना, यह एक पारगम्य झिल्ली होती है। अब अपन लिख लेते हैं पार्ट ऑफ सेल वॉल। ठीक है, पारगम्य झिल्ली एक चीज, संरचना बहुत अच्छे से ध्यान रखना सेल वॉल के बारे में। हाँ, केमिकल संरचना अपन बाद बाद में लिख लेते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन लिख लें पहले। ठीक है, पहले नंबर पे केमिकल कॉम्पोजिशन लिख लेते हैं, रासायनिक संगठन इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाऊंगा तुम लोग को मैं। तो ये है रासायनिक संगठन, संगठन, हाँ। अब रासायनिक संगठन में इसमें क्या क्या चीज होती है, पहला नंबर तो आपको मालूम है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, समझ में आई बात, सेल्यूलोज ध्यान रखेंगे, दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है।
दुनिया में सर्वाधिक दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ये आप लोग खोज के मुझे बताओगे, लिखा एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, चल। तो सेलुलोज होता है दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक की स्पेलिंग गड़बड़ है, थोड़ा सा अपने आप सुधारते जाएगा, इतना इतना है ना, मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर दूसरा समबहुलक होता है। क्या होता है? समबहुलक। सम समबहुलक अर्थात अर्थात ग्लूकोज का बना, केवल ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, केवल ग्लूकोज 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 का बना होता है। ठीक है, आप लोग के लेवल पे चीज बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात, आप लोग इन पर ध्यान रखना। ये आ गया था पहले, एआईपीएमटी में आया है ये। ठीक है, अब ग्लूकोज का बना होता है तो किस टाइप से होता है? ग्लूकोज के अणु एक दो तीन ऐसे जुड़े रहते हैं, एक के बाद एक। और बहुत अच्छे से ध्यान दो जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, सेल्यूलोज एक लिनियर चेन होती है, रेखीय चेन होती है। सेल्यूलोज एक रेखीय चेन होती है। ये ग्लूकोज के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? वन फोर बीटा, वन फोर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बंध से जुड़े रहते हैं। ये एआईपीएमटी में पूछा गया था कि सेलुलोज में ग्लूकोज के अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? वन फोर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बायोमॉलिक्यूल का है, यहाँ का नहीं है, लेकिन मैं तो अपने स्टूडेंट को शुरू से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ कि पढ़ो तो भैया, वहां फिर पढ़ लेंगे, यहाँ फिर पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, पढ़ोगे 10 बार अपने आप याद हो जाएगा। तो सेलुलोज में जो ग्लूकोज अणु होते हैं उनके मध्य कौन सा बंध होता है? बोलना है, वन फोर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बोलो अपने, हाँ बिल्कुल, वन वन फोर फोर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। राइट, ये बाद में ट्वेल्थ ग्लाइकोलिक में भी काम बॉन्ड। आएगा, ये बाद में भी आएगा, तो ट्वेल्थ में भी ये फिर है ना, डीएनए में। तो आप ध्यान रखो। और यदि ये ब्रांच हो जाए, यदि ये ब्रांच या शाखित होती है, उसी से स्टार्च बनता है, फिर उसी से ग्लाइकोजन भी बनता है। देखो हमारे अंदर ये है सेल्यूलोज, जो रेखीय चेन में जुड़े होते हैं ग्लूकोज। प्लांट में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, संग्रहित भोजन है, वो है स्टार्च, वो भी ग्लूकोज का ही बहुलक है। हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है, वो भी ग्लूकोज का ही बहुलक होता है ना। बोलते हैं ना भैया डायबिटीज हो गई, तो बोले क्यों हो गया? बोले ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से हो गया, इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो ग्लूकोज को ही तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना है। ठीक है, वो ऐसे ही बना रहेगा, थोड़ी सी संरचना अलग होती है। ठीक है, बाद में बताऊंगा, चलो ठीक है। तो हो गया, सेल्यूलोज दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है, और ये ग्लूकोज का बना होता समबहुलक होता है। समबहुलक, एक ग्लूकोज ग्लूकोज का बना तो समबहुलक, और दो प्रकार का बना हो तो विषम बहुलक। सीधी सिंपल सी बात। हाँ, तो हो गया पहला नंबर अपना। ये दूसरा नंबर लिख लो, हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये ग्लूकेन, GLUCAN, ग्लूकेन मैनन इत्यादि का बहुलक होता है। ठीक, और तीसरा नंबर आ जाएगा पैक्टिन। सर ग्लूकेन मैनन को हिंदी में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं बस, हिंदी के अलावा इनकी दूसरी हिंदी है ही नहीं। जिनकी हिंदी होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। ग्लूकेन मैनन अपन देख लेते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, ग्लूकेन मैनन को क्या लिखा गया? ठीक है, तुम लोग ठीक टाइम, नई नई डिस्कवरी, नई खोज लोधी सर करते ही जाएंगे, चिंता मत करो। ट्रैफिक झिल्ली, ये हो गया, कहीं तो है। हाँ, गैलेक्टन मैनन, गैलेक्टन मैनन, मैनस। ठीक है, गैलेक्टन मैनन, मैंने एक ग्लूकेन
और क्या कहते हैं, मैनन एंड गैलेक्टन, गैलेक्टन भी होता है, ठीक है, गैलेक्टन कर लो इत्यादि की जगह गैलेक्टन। अब अपन दिखा रहे हैं तुम लोग है ना, गैलेक्टन, गैलेक्टन का बहुलक, ठीक है, इसको सुधार दूंगा थोड़ा सा, ग्लूकेन गैलेक्टन, गैलेक्टन मैनन का बहुलक होते हैं। अपना चले जाओ तुम लोग सेल वॉल में, आ जाओ जरा सेल वॉल, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये सेल वॉल मिला सबको, मिला, सेल वॉल मिल गया, उसका मिट्टी, यस सर, मिल गया। हाँ, उसके बाद इधर आ जाओ, दूसरे वाले में पेज ही फाड़ देता हूँ यार इसका मैं तो, ठीक है, यहाँ देखो, शैवाल या एल्गी, एल्गी की कोशिका वृत्ति सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनिन, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अपन अलग से लिखते हैं, लिखवाता हूं मैं। तो मतलब सेलुलोज के अलावा इन्होंने हेमी सेलुलोज न लिख के क्या कर दिया, गैलेक्टन मैनन कर दिया, ठीक है। हिंदी मिल गई तुमको, मिल गई हिंदी, यस सर, मिल गई। ठीक, तो उसको वैसे ही लिखते हैं। तो ये एक्चुअल में ये एनसीईआरटी वाले हम महात्मा लोग हैं, हम लोग पढ़ाते थे हेमिसेलुलोज, हम लोग लिखाते थे इसका बहुलक होता है, इनने उठा कर अलग अलग करके लिख दिया है। तो अब क्या किया जाए, अब स्टैंडर्ड, हालांकि ये स्टैंडर्ड अब नहीं रहा, 25 में ही रहा ये चीज था, लेकिन उसके पहले तक एनटीए ने इतना गदर मचाया है, इस लेवल पर यानी लेकर के आ गए थे कि स्टूडेंट रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है, रटे जाओ, एक एक लाइन रटे जाओ। हम तो 25 में जैसे उन्होंने रटने वाला पार्ट छोड़ा, तो थोड़ा हम लोग की वैल्यू बढ़ी, हम जैसे टीचर्स की, कि भैया जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, ठीक है, तो चलने लगी, थोड़ी वैल्यू बढ़ रही है। तो ध्यान रखें कि एल्गा, एल्गी की सेल वॉल में, यदि अपन लिख लेंगे बाद में बिल्कुल, एल्गी की सेल वॉल में अपन को लिख लेना है, सेलुलोज होता है, गिलेक्टिन होता है, मैनिन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है, तो वो अपन बाद में लिखेंगे, अभी तो अपन ये लिखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हेमिसेलुलोज किसका बहुलक होता है, गैलेक्टिन, मैनिन, सॉरी ग्लूकेन, गैलेक्टिन, मैनिन का इत्यादि का बहुलक होता है, ठीक है ये। और पैक्टिन, पैक्टिन, ठीक है, इसमें ये लिख लो, लेकिन आप लोग लिख लेना, लेकिन पढ़ना नहीं, ठीक है, बस ये ध्यान रखें, ये गैलेक्टूरोनिक, मैं ही लिखवा दे रहा हूं, हिंदी लिखवा देता हूं, ठीक है, गैलेक्टूरोनिक एसिड का बहुलक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं लिख लूं, यह वाटर सॉल्युबल होता है, यह जल में विलय होता है, गैलेक्टूरोनिक एसिड का बहुलक है, जल में विलय होता है। फिर अभी बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए। चौथा नंबर, अन्य पदार्थ, अदर सब्सटेंसेस, अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ में आएगा सबसे बढ़िया, पहला नंबर है, वो होता है लिग्निन, लिग्निन, भैया वहीं पहुंच जाओ, हिंदी के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, चिंता मत करो। तो पहला नंबर है लिग्निन, राइट, जल में अविलय, किसका बहुलक होता है ये तो आप छोड़ दो, है ना, जल में अविलय होता है। अब लिग्निन कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिग्निन की प्राप्ति कहाँ कहाँ होती है, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है, प्राप्ति कहाँ कहाँ होगी, मृत कोशिकाओं में, ठीक है। लिग्निन कहाँ पाया जाता है, स्क्लेरेन काइमा में, फिर होता है जाइलम, वेसल एवं ट्रैकीज, जाइलम वाहिनी तथा वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिनी एवं वाहिनिकाएं, जाइलम वाहिनी तथा वाहिनिकाओं में,
ये होता है लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन बताना इन्होंने नहीं बताया है, ये सब बेसिक्स के लिए है, ये सब बेसिक चीजों के लिए, ठीक है। इससे तुम लोग को थोड़ा दिमाग ओपन होगा और बाद में सरलता होगी हर चीज के लिए। देखो कुछ ऐसी चीजें हमको पढ़ाना बहुत जरूरी है जो बाद में आने वाली है, ठीक है। नहीं तो अभी अभी हम इजी इजी अच्छे अच्छे कोरे कोरे निकल जाए, बाद में कुछ समझ में नहीं आना है। इसलिए मुझे जब मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाता हूँ ना, तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे सेल बायोलॉजी पढ़ाने में लगभग लगभग 2.5 महीने का टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स अपने आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक चैप्टर है 12th में, 2 चैप्टर है जेनेटिक्स के। जब मैं 2 चैप्टर पढ़ा देता हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कराना रहता है, तो लोग बोलते हैं कि सर बायोटेक्नोलॉजी का आधे से ज्यादा पार्ट तो आपने यही करा लिया, वहां तो अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगी, तो अपने आप स्टूडेंट को समझ में आने लगता है। इसको कहते हैं बेसिक। आप बेसिक इतना अच्छा कराओ कि जिसके स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया लिग्निन। लिग्निन के बाद एक और आता है, ये है सोबैरिन। हालांकि सोबैरिन कहीं वर्ड है, एक जगह है बस, ठीक है। आप लोग के 12th में भी आया, 11th में ही आएगा, राइट। सोबैरिन, इसको हिंदी लिख लेना, है ना, हिंदी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोबैरिन, सोबैरिन भी क्या होता है, जल में अविलीन, ठीक है। सोबैरिन भी कैसा हो जाए, कहाँ पहुंच गए अपन, हाँ। सोबैरिन कैसा हो जाएगा, जल में अविलीन, जल में अविलीन। अब इसकी भी प्राप्ति अपन लिख लेते हैं, कहा मिलता है, ठीक है। इसकी प्राप्ति लिख लो भैया। पहला नंबर तो छाल में पाया जाता है, छाल में प्रेजेंट, बार्क में, बार्क या छाल में पाया जाता है, इसलिए छाल मृत होती है, बार्क में पाया जाता है। दूसरा जो आपको आएगा, ध्यान रखना, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अंतः त्वचा, अंतः अधिचर्म, अंतः अधिचर्म कैसे आएगा, अधि तो मतलब ऊपर होता है, अंतः चर्म। अब अंतः चर्म क्या होती है, सुन लो जरा अच्छे से। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस किसमें, डायकॉट एंड मोनोकॉट रूट, ठीक है। डायकॉट और मोनोकॉट रूट पहले हम दिखा दें, बाद में लिखेंगे, है ना। डायकॉट और मोनोकॉट रूट आप लोग का एक चैप्टर आएगा, इसके पहले ही है, सेल वॉल के पहले ही है भाई। हो सकता है आप लोग ने पढ़ा हो, आप लोग के यहाँ तो पढ़ा दिया गया होगा, है ना। हाँ, ठीक है। और देखो आप लोग ये डायग्राम निकालो अब, ठीक है। इसलिए मेरे पढ़ाई हिसाब से ना, जब मेरे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो आधे साइंटिस्ट से बन जाते हैं। ये वाला डायग्राम निकालो बिल्कुल, जहां बना हुआ है। मिला आपको, यस सर मिल गया। मिल गया सबको, सबको यस मिल गया। सर। हाँ, अब ऊपर से पढ़ रहे हैं, देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप लिखा है, लिखा है, मिला कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल्ड में, मिला कैस्पेरियन स्ट्रिप, हाँ या ना। यस सर मिल गया। हाँ, हाँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप के रूप में जल अपारगम में मोमी पदार्थ सोबैरिन होता है। क्या पाया जाता है, सोबैरिन। किसमें पाया जाता है, एंडोडर्मिस में। ये इन्होंने लिखा अंतः त्वचा, उसे क्या बोलते हैं, अंतः त्वचा की कोशिकाओं में स्पर्श रेखी अरिवृत्तियों पर कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप ये किस चीज का बनता है भाई, ये सोबैरिन का बनता है। तो सोबैरिन जो है जल में अविलेय पदार्थ होता है, मोमी, ये ध्यान रखना, वैक्स लाइक होता है, ये फैटी एसिड है। अब वो मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये फैटी एसिड होता है। ये किसका बना होता है, मोमी इसलिए होता है, किसका बना होता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड का बहुलक है, फैटी एसिड होता है जल। फैट मतलब समझिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फैटी एसिड है, ये एक प्रकार का फैटी एसिड का बहुलक होता है, सोबैरिन। तो ये बार्क में पाया जाता है, और एंडोडर्मिस, किसकी एंडोडर्मिस, डायकॉट और मोनोकॉट रूट की एंडोडर्मिस में मिलता है, राइट। ये जिसकी वजह से पानी फिर अंदर नहीं जाएगा, कैसे क्या जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन चल रहे थे अन्य पदार्थ में, कौन कौन सा आ गया, सोबैरिन। सोबैरिन के अलावा अपन देन लिख लेते हैं मिनरल्स, ठीक है। कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स,
मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, एल्गल सेल वॉल में, एल्गी की सेल वॉल में, कारा वगैरह में मिलता है। अब वो तुम लोग छोड़ो, बस इतना लिख लो, एनसीईआरटी में लिखा है कि मिनरल्स इसमें मिलते हैं। इसके अलावा पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन पाया जाता है प्राथमिक कोशिका भित्ति में, प्राथमिक कोशिका भित्ति में, ठीक है। इतना हो गया जो हमने ले लिया रासायनिक संगठन, इसका कौन सा पार्ट था, ठीक है। तो रासायनिक संगठन हम यहां से लेकर के चले हैं भाई। क्या क्या पढ़ा दिया, सेलुलोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, समबहुलक होता है ग्लूकोज का, राइट। और लिनियर चेन होती है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं। इंटरसेलुलर हेमिसेलुलर सब्सटेंस बता दिया, जो गैलेक्टन मैनिन का बना होता है, हेट्रो। और ये कैसे हो जाएगा, हेट्रोपॉलीमर। हेमिसेलुलर कैसे हो गया, हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। और पैक्टिन गैलेक्टो या ग्लूकोरोनिक यानी ग्लूकोरोनिक एसिड का बहुलक होता है, जल में विलय होता है, ठीक है। इसका कहानी मैं बाद में बताऊंगा, ये एमपीपीएमटी में आया था। अब तो छोड़ो, अब नहीं आता ये सब चीज। अदर सब्सटेंस में लिग्निन आ गया, लिग्निन ध्यान रखेंगे जल में अविलय, ठीक है। देखो इवोल्यूशन में बड़ी अच्छी चीज एक बताई गई है कि जिसमें पृथ्वी का विकास हो रहा था, तो उस समय पहले पादप बने, पादप बन करके जमीन, पानी से जमीन में एल्गी आई, एल्गी, है ना, कुछ एल्गी आई। और एल्गी का सबसे अच्छा बात था कि एल्गी ने सबसे पहले ओटू निकाला। मतलब देखो, बैक्टीरिया बनना एक अलग बात थी और साइनो बैक्टीरिया बनना एक अलग बात थी। और बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया के बनने में के बीच में करोड़ों साल लग गए, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया ओटू नहीं उत्पन्न करता, लेकिन साइनो बैक्टीरिया ओटू ओटू उत्पन्न करता है। और बाद में साइनो बैक्टीरिया बना, फिर एल्गी बनी, फिर ब्रायोफाइट्स बने। ब्रायोफाइट्स एक समय था कि पृथ्वी के पूरे सरफेस पे बढ़िया ग्रीन चादर बिछा हुआ, पूरी पृथ्वी पे बढ़िया ब्रायोफाइट्स, बहुत अच्छे छोटे छोटे से छोटे छोटे प्लांट, जो हमारे गमलों में भी जो लग जाते हैं काई जैसा, वो काई नहीं होती है, छोटे छोटे से आप देख सकते हैं, वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। गमलों में, पेड़ के ऊपर कुछ भी, तो कुछ तो जगह काई होती है, लेकिन ज्यादातर जगह ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स बहुत छोटा होता है, राइट। तो पूरी पृथ्वी पे आप समझ लो ग्रीन 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 हो गया, ग्रीन हो गया। तो जिसके से O2 इतनी उत्पन्न हुई, तो हमको एक चीज ध्यान रखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी हम जिंदा हैं। यदि पूरी पृथ्वी पे O2 आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का सी पार्टिकल होता है ना, कार्बन, वो गर्मी को पकड़ता है, सनलाइट को वही पकड़ता है, जिसकी वजह से गर्म है। आप ध्यान देना, अभी ठंड पड़ेगी, और जैसी ठंड पड़ेगी हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे, और जो घर में बैठ के हैं, गर्मी होती है तो चलो ठीक है, अरे कर लो यार, अपन लोग एडॉप्टेड रिश्ते कि गर्म में अपन रह सकते हैं। लेकिन ठंड हुई, अरे हाथ में ठंडे हो जाते, काम धंधा छोड़ करके घर में आराम से सो, आराम से दिक्कत हुई होती है। और आप सोचो उस समय ये था कि O2 इतनी बढ़ी कि उस समय आइस एज आ गया, हिमयुग, ठीक है। आप बायोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे, अभी तक 5 प्रलय आ चुके हैं पृथ्वी पे, 5 प्रलय, एनसीईआरटी में लिखा है। पांचवा जो प्रलय था ना, पांचवा, जिसमें डायनासोर निपट गए थे, ठीक है, डायनासोर गए थे 64 करोड़ साल, 6.5 करोड़ साल पहले, 6.5, 64 मिलियन ईयर पहले उसको कहा जाता है, 6.5 करोड़ साल पहले। और अच्छी बात सुनो, जिस समय वो प्रलय आया, जो कुछ भी, राइट, एस्टेरॉइड्स मीटियोरॉइड्स आपके टकरा गए, तुमने देखा जुरासिक पार्क आर्क मूवी भी देखी होगी, बहुत सारी चीजें आजकल तो उसमें आने लगती है, टकरा गया, जिसकी वजह से फिर इसका पूरा हिमयुग आ गया था, उसमें उसमें क्या आ गया था, हिमयुग वहां भी आ गया था, जिसकी वजह से अब जो सरीसृप थे, रेप्टाइल्स क्या थे, सरीसृप, मतलब जैसे छिपकली, अब देखना छिपकली दिखनी बंद हो जाएगी, जितना ठंडा होगा उस समय छिपकली बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, ठीक है, ये अपन को मालूम है नॉर्मल, ठीक है। दोनों ना मेंढक दिखेंगे ना छिपकली दिखेंगे, मतलब एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों निष्क्रिय होकर के गायब, ज्यादा ठंड में भी गायब, ज्यादा गर्मी में भी गायब, तो वो मर गए बेचारे। रेप्टाइल्स इतने भारी भारी उनका शरीर था, कहीं छुपने के लिए जगह नहीं थी, इतनी ठंड पड़ रही थी तो निपट गए, ठीक है। फिर हम बने, मतलब मैमल्स आए, और हमने अभी तक, अभी तक लिखा गया बिल्कुल बुक्स में एवोल्यूशन की, कि अभी तक ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटी के कारण उतनी जीव जातियों को नष्ट कर दिया है, जितनी की
6-6.5 करोड़ साल पहले भी नष्ट नहीं हुई थी। मतलब एक एस्टेरॉइड आके टकरा गया था, जितनी नष्ट नहीं होती उससे ज्यादा अपन ने निपटा दी है अभी तक अपनी वजह से। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या करते हैं अपन। अपन तो महान लोग हैं ना। ठीक है, देन इसके बाद अपन लिखना है पार्ट ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट अपना जाएगा हेडिंग पार्ट ऑफ सेल वॉल, और ये अपन लेके चलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं, केवल हेडिंग डाल लेते हैं पार्ट ऑफ सेल वॉल। तो अभी लिख ही डालते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर लिख लेते हैं पार्ट ऑफ सेल वॉल। पार्ट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के भाग। सेल वॉल के भाग में पहला नंबर है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, हम भी गधे हो गए। राइट, और तृतीयक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति। पीसीडब्ल्यू, एससीडब्ल्यू, टीसीडब्ल्यू, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, है ना। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और टर्सरी सेल वॉल, इसके बारे में। तो प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में बताएंगे, टर्सरी के बारे में बताने की जरूरत है नहीं। इसको हम लेके चलेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, चलो बढ़िया रहा, काफी अच्छी पढ़ाई हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट अभी चल रहा है, किस हिसाब से पढ़ाएं डेली लें, क्योंकि तो दिन भर का हेक्टिक बहुत ज्यादा शेड्यूल हो जाता है रात तक में, तो थोड़ी हम भी इंसान होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी हो रही है। यहाँ वहाँ भाग जाता थोड़ी ज्यादा, और अभी दिवाली में, है ना, और दिवाली में घर में भी काम नहीं करा तो बता रहे डिशन डिशन डिशन, घर में घुसने ना दे, इसलिए भैया सबको खुश रखना है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाद ये में गुड मिलेंगे। गुड नाइट।